हम लोग को अगला जो फिलोसोफर पढ़ना है वो है थॉमस हॉब्स। और थॉमस हॉब्स इगोइज़्म से बिलोंग करता था। और इगोइज़्म क्या है? वो ब्रांच है फ़िलॉसफ़ी की, या वो अप्रोच है जिसमें वो बिलीव करते हैं कि इंसान अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट के पीछे भागे, अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट यानी कि अपनी खुशी के पीछे दौड़े। तो खुशी एकदम प्रॉपर ये नहीं कि हाँ अपने चक्कर में कुछ भी कर जाए। यहाँ पे इगोइज़्म में सिर्फ इतना सा बेसिक सा जो बात है वो ये है कि इंसान अपने इंटरेस्ट के पीछे भागे। जिस चीज़ में इंसान का इंटरेस्ट है उस चीज़ को करे, और उसमें उसके लिए उसको अगर सेल्फिश बनना पड़े थोड़ा तो भी चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रैशनल इगोइज़्म का हम एग्जाम्पल दिए कि एक स्टूडेंट है, अगर उसको पढ़ना है और वो रूम बंद करके कोचिंग अपना जो है कोटा में बैठा हुआ है 24 घंटा, और किसी की फ़ोन नहीं उठा रहा, किसी कॉल नहीं उठा रहा, तो वो क्या है? जस्टिफाइड है। किसके तहत? इगोइज़्म के तहत, कि इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज़रूरी, जो कि उस तर्क के हिसाब से प्रायर है, तो उसको तरजीह देके अपने इंटरेस्ट को जो है अप्लाई कर रहा है वहाँ पे। ठीक है? तो उसी अप्रोच से बिलोंग करते हैं आपके थॉमस हॉब्स। इंग्लैंड के फ़िलासफ़र थे, 1588 में इनका जन्म हुआ था। और यूरोप में लड़ाइयाँ होती रही थी हमेशा से जो है। अगर आप देखें रोमन एम्पायर जब से बना, रोमन एम्पायर के बनने के बाद से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक पूरा यूरोप युद्ध में बेहाल रहता था। लड़ाइयाँ होती रहती थीं और कंडीशन वहाँ पे बहुत बुरी रहती थी, और भेदभाव और ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी। तो वैसी राजनीति में ये उभरे, और चूँकि उस तरीके का पॉलिटिकल माहौल उस दौर में था, इतने युद्ध हुआ करते थे, तो इनकी राजनीति भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से, इनकी जो है फ़िलॉसफी भी जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से संबंधित है। इसको लेके इनका एक मेजर जो काम है, मेजर जो किताब है, वो है आपकी लेवियाथन, जो 1651 में लिखी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि इसी किताब ने मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी की बुनियाद रखी, क्योंकि ये जो है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी में यकीन रखते थे। ऐसा इनका मानना था कि एक बार जो सत्ता में आ गया, मतलब जो भी इंसान है या जो भी पावर है, उस पावर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो जो करेगी, उसका जो फ़ैसला होगा, वो सबको मंजूर होना चाहिए। अगर कोई पावर में नहीं है, कोई सॉवरेनिटी नहीं है, कोई संप्रभुता नहीं है, तो समाज रहने लायक नहीं होगा। क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से समाज में जिएंगे, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी खुशियाँ चूज़ करेंगे, तो फिर कुछ ना अच्छा रह जाएगा ना बुरा रह जाएगा, सबको अपनी पड़ी रहेगी, और फिर जो है एक अराजकता समाज में आ जाएगी। तो यही बेसिकली इनकी फ़िलॉसफी है। थोड़ा सा आप डिटेल में देख लेते हैं। पहली बात जो इन्होंने बोली वो ह्यूमन नेचर के बारे में बोली, कि इंसान इगोइस्ट होता है, इंसान सेल्फिश होता है। और उसमें भी साइकोलॉजिकल इगोइज़्म की जो है बात इन्होंने रखी, कि इंसान का नेचर या प्रकृति से ही इंसान मतलबी होता है। हर इंसान जो है मतलबी ही पैदा होता है, अपना इंटरेस्ट ही सोचता है। अब चूँकि मतलबी पैदा हुआ है तो सोच रहा है, अलग से उसको ऐसा नहीं कि गलत संस्कार मिले हैं। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था ना कि माँ अगर अपने हिस्से की रोटी दे रही है तो वो भी क्या है? इगोइज़्म है, उसको खुशी मिल रही है। एक आदमी राह चलते हुए एक आदमी को पानी पिला दे रहा है, तो वो पानी पिला, क्यों पानी पिला रहा है? क्योंकि उसको खुशी मिल रही है। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल इगोइज़्म है। इसकी बात इन्होंने पहली बार थॉमस हॉब्स ने ही की थी। उसके बाद इन्होंने एथिकल इगोइज़्म की भी बात की। इन्होंने कहा कि जो चीज़ अच्छी लगे इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए। जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस चीज़ को करना चाहिए, और करने से उसमें कुछ बुराई नहीं है, वो मोरली करेक्ट है। क्योंकि सही और गलत इंसान के फ़ायदे से डिसाइड होगा। अगर इंसान को किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है, भले वो समाज के हिसाब से सही आप कहिए, लेकिन अगर वो नुकसान हो रहा है तो वो सही नहीं है। हाँ, किसी काम से, किसी चीज़ से उस इंसान को फ़ायदा हो रहा है, जो समाज भी शायद गलत मानता हो, तब भी वो चीज़ उस इंसान के लिए जायज़ कही जाएगी। क्यों? क्योंकि उस इंसान को फ़ायदा हो रहा है। तो नैतिकता की कसौटी पे अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा कि इंसान प्रकृति के हिसाब से तो मतलबी है ही, लेकिन अगर वो अपनी इच्छा के हिसाब से भी, अगर अपने काम के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अगर वो मतलबी बन भी रहा है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अपनी इच्छा को पूरा करना ज़िंदगी का मकसद है, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि अनगिनत इच्छाएं इंसान के मन में होती हैं,
उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट इच्छाओं की बात की। पहली इच्छा उन्होंने बोली कि एक इच्छा तो वो होती है जो हर इंसान और हर चीज़ के अंदर होती है, अपना वजूद बनाए रखने की इच्छा। एक इंसान है तो इंसानियत, इंसान के नाते उसका वजूद बना रहे, ये पहली ज़रूरी और इच्छा है, डिज़ायर है। एक पेड़ है तो उसकी भी अपनी जो है डिज़ायर है कि हाँ वो पेड़ के तौर पे खड़ा रहे वहाँ पे। तो हर चीज़ की एक अपनी इच्छा सबसे बड़ी यही है कि इंसान सरवाइव करे, अपना वजूद बनाए रखे। तो पहली सबसे बड़ी इच्छा ये। दूसरी इच्छा उन्होंने बोला कि कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम प्लेजर लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी लेकर आए। ज़्यादा से ज़्यादा खुशी लेकर आना ही इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा खुशी का क्या मतलब है? क्वांटिटेटिव बेसिस पे भी और क्वालिटेटिव बेसिस पे भी। मतलब खुशियाँ अनगिनत हो सकती हैं, तो हर खुशी को लाने की कोशिश करें। खुशियों का लेवल अलग हो सकता है, तो हर लेवल के हिसाब से भी मैक्सिमम प्लेजर लाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान को चाय पसंद है और एक इंसान, मतलब उसी इंसान को कॉफ़ी भी पसंद है, कॉफ़ी ज़्यादा मान लीजिए पसंद है। तो डिज़ायर का के पीछे भागने का मतलब या अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मतलब क्या है कि कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, चलो कॉफ़ी सामने है ना तो पहले वही वाला ले लो क्योंकि उससे ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो कैसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर इंसान या ज़्यादा से ज़्यादा सुख इंसान अपनी ज़िंदगी में ले, इस बात की इन्होंने बात की। इसीलिए इन्होंने कहा कि डिज़ायर्स आर नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक का अगर मतलब याद हो शुरुआत की क्लासेस से, नहीं भी याद हो तो सुनिए। इन्होंने कहा डिज़ायर्स स्टैटिक नहीं, यानी कि डिज़ायर रुकी हुई नहीं है। डिज़ायर क्या है? वक्त के साथ बदलती हैं, कंडीशन के हिसाब से बदलती है, जगह के हिसाब से बदलती है। हर उम्र में हर उम्र में हर सिचुएशन में अलग अलग डिज़ायर होती है। एक जो है आप लोगों ने शेर सुना होगा कि होता है फितूर हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौना, मासूका, रुतबा और खुदा। तो खिलौना बचपन में इंसान को चाहिए, उसकी इच्छा होती है। फिर थोड़ा जवान हुआ तो माशूका चाहिए, उससे बड़ा हुआ तो एक्सपीरियंस ज़िंदगी में आ जाएगा, रुतबा रहेगा और एक ऑनर रहेगा। और फिर लास्ट में बुज़ुर्ग हो गया तो फिर खुदा यानी कि भक्ति में लीन हो जाता है इंसान। तो वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डिज़ायर्स बदली ना, तो उसी बात को इन्होंने कहा कि डिज़ायर अलग अलग वक्त में अलग अलग हो सकती है। आज डिज़ायर कुछ और है, कल डिज़ायर कुछ और होगी। और अगर वो डिज़ायर, उसमें आपकी रुचि है तो उसको पूरा करने में कोई बुराई नहीं है, इंसान उसको पूरा कर सकता है। लेकिन सवाल या क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये उठता है कि अगर हर इंसान अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अगर लग गया तो फिर समाज रहने लायक बनेगा? सबको अपनी अपनी पड़ी रहेगी और सबको अपनी अपनी पड़ी रहने के चक्कर में दूसरों को तकलीफ़ हो, ऐसा बहुत हद तक चांस है। तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसके लिए आता है आपका एथिक्स, जो ये हमको समझाता है कि मोरालिटी जो है रिलेटिव है। जो भी चीज़ें हैं वो सब रिलेटिव हैं, सब्जेक्टिव हैं, कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है? जैसे कि सच क्या है? सच्चाई। सच्चाई रिलेटिव टर्म है। एंगर क्या है? रिलेटिव टर्म है। क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में सच्चाई का अलग अलग मतलब होगा, अलग अलग सिचुएशन में गुस्से का अलग अलग मतलब होगा। आपको याद होगा वो एग्जाम्पल जो हम 9 वाला बताए थे कि आप उधर से देखिए, हम इधर से देखेंगे, ये रिलेटिव बात हो गई ना, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट होता तो एकदम सटीक, चाहे आप इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए, चाहे किसी भी कंटेक्स्ट में घुमा के देखिए, मीनिंग वही आती है। उस चीज़ को बोलते हैं एब्सोल्यूट। और जिस चीज़ में जब भी आप किसी चीज़ को सामाजिक कंटेक्स्ट में रखेंगे और उसकी मीनिंग अगर बदल गई तो वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव कहलाएगा। तो इन्होंने इच्छाओं को जब एथिक्स के जो है तराजू में रखा तो उन्होंने ये कॉन्क्लूज़न निकाला कि हर चीज़ क्या है? रिलेटिव और सब्जेक्टिव है। जो इच्छाएं हैं वो भी क्या हैं? वो भी रिलेटिव और सब्जेक्टिव हैं। आपके लिए इच्छा कोई सही हो सकती है तो सामने वाले के लिए वो इच्छा सही हो ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए कोई इच्छा बुरी है तो आपके लिए भी वो इच्छा बुरी हो ये ज़रूरी नहीं है। आपकी अपनी इच्छा अपनी डिज़ायर हो सकती है, मेरी अपनी इच्छा मेरी अपनी डिज़ायर हो सकती है, और हम अपनी डिज़ायर के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर अगेन वही बात है ना कि सब अपने अपने हिसाब से बढ़ाएंगे तो अराजकता तो आएगी ना। तो उस अराजकता का सॉल्यूशन भी इन्होंने दिया कि ठीक है, अगर दिक्कत क्रिएट होगी, सब अपने अपने में डूबेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है।
और उसके लिए उन्होंने दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। ये इन्होंने लेवियाथन में इन्होंने लिखा था, और पहले ये फिलोसफर रहे जिन्होंने इस तरीके की बात की थी। ये क्या था, इस तरीके की क्या बात थी, वो समझिए। पहली चीज़ इन्होंने बोली कि स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था क्या है, जो समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी हालत क्या है। उन्होंने कहा कि नेचुरली अगर देखा जाए तो इंसान बिना किसी सरकार के, बिना किसी कानून के रहता है। अब बिना किसी कानून के रहता है, तो जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने सवाल उठाया कि बिना किसी कानून के कैसे। जैसे क्रिश्चियन थे तो उन्होंने कहा कि 10 कमांडमेंट्स मिले हैं, ईश्वर का हमें 10 आदेश मिला है, उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसे ही हर धर्म में उनकी किताबें हैं, तो वो कानून ही तो है, उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो ऊपर से कानून आया उसको हम नहीं मानते, इंसान के द्वारा जो बनाया गया है उससे मतलब है। तो उस केस में, उस कंटेक्स्ट में इन्होंने कहा कि इंसान जो है बिना किसी सरकार के, बिना किसी कानून के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। क्यों गुजारता है? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं का पालन कर रहा है। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, तो अपने अपने हिसाब से पाल रहे हैं। तो इसलिए सब अपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिना किसी कानून के, बिना किसी सरकार के। तो सबकी हालत खस्ता है सर, और पूरे राज्य की, पूरे देश की हालत भी बेकार है। कुछ अच्छाई जैसी उसमें चीज़ नहीं है। और कई बार होगा कि आपस में संघर्ष भी दिखाई देगा कि इंसान अपने अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है, तो लड़ाइयाँ भी होंगी कि हमको ये पसंद है, तुम ये नहीं कर सकते, ये हमको करना है, वगैरह वगैरह। कंपटीशन बढ़ेगा, एक दूसरे पे शक बढ़ेगा, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, और जो है सब एक जो है रेस में लग जाएंगे, तो लगातार लड़ाई होती रहेगी। तो उस नेचुरल जो स्टेट है, ये जो बिना कानून व्यवस्था के जो समाज है, अब उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग एक समझौता करेंगे। और वो समझौता क्या है? वो समझौता है, एक तरीके की संधि करेंगे, एक तरीके का सुलह करेंगे आपस में। और वो सुलह ये है कि हर इंसान अपने अपने तरफ से कुछ चीज़ें त्यागेगा, कुछ आज़ादियाँ त्यागेगा। आज़ादियाँ क्या हैं? वो जो इच्छा पूरी करने में लगे हैं, कई सारी ऐसी इच्छाएं होंगी जो गलत होंगी या सबको पसंद नहीं आएंगी, तो इंसान क्या करेगा? उसको त्याग देगा, उसको छोड़ेगा। किसके प्रति छोड़ेगा? सरकार के प्रति छोड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया सॉवरेन। सॉवरेन जिस वर्ड का इस्तेमाल इन्होंने किया यहाँ पे, मतलब ये था कि एक ऐसी पावर जो एब्सोल्यूट है, जिसको कोई है रोक नहीं सकता, जिसकी बात कोई टाल नहीं सकता, ऐसी सरकार, ऐसा रूल जो अपने आप में सर्वे सर्वा है। तो हर इंसान क्या करे? आसान भाषा में, हर इंसान अपनी चीज़ें, अपनी खुशियाँ, या अपना जो भी चीज़ है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, जो संघर्ष पैदा कर सकती है समाज में, वो सरकार को सौंप दे। और जब सरकार को सौंप दिया जाएगा तो सरकार अपने हिसाब से एक बैलेंस्ड वे में समाज को चलाने की कोशिश करेगी। समाज में पीस एंड ऑर्डर्स, यानी कि शांति व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करेगी, ताकि समाज में एक अराजकता का माहौल ना पैदा हो, हर इंसान अपनी इच्छा के पीछे भाग के माहौल ख़राब ना करे, क्योंकि सरकार अब कंट्रोल करेगी सारी चीज़ें। ठीक है? और वो सरकार जो भी करेगी, जो भी बोलेगी, उसमें कि मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर होगी। ये कुछ उस तरीके का कह सकते हैं, जैसे इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए जो भी रूलर है वो आपका सर्वे सर्वा है, और जहाँ पे आप हैं और वहाँ का जो रूलर है उसकी बात आपको माननी है, उसका जो कानून है आपको मानना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन आपको करना ही करना है। तो समवॉट उसी तरीके का आप कहिए कि यहाँ पे भी वही बात थी कि सॉवरेन जो है, यानी कि जो शासक है, उसकी बात आपको माननी है, उसका काम है, वो लोगों की सेवा के लिए है, वो हर काम करेगा। कुछ अगर गड़बड़ भी कर दे तब भी आपको उसकी इतायत करनी है, यानी कि उसकी बात आपको माननी ही माननी है। ये बात थोड़ा सा अलग इन्होंने बोली, बाकी जो फिलोसफर्स रहे उन्होंने ऐसी बात जो है नहीं बोली थी। जैसे कि रूसो ने इसके उल्टे बात बोली। रूसो भी एक फ़िलासफ़र रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून और ये सब चीज़ें तो बनानी ही नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें बना के इंसान गुलाम बन जाता है। ये बात हम कई बार बताएं। जैसे मान लीजिए कि आपका मन कर रहा है बंदूक खरीदने का, गन खरीदने का, और सरकार ने कानून बना दिया है कि हाँ आप लाइसेंस बनाएंगे तब गन रख सकते हैं। तो रूसो के अकॉर्डिंग गन रखने का मेरा मन कर रहा है तो हम रखेंगे, लेकिन सरकार ने कानून बना के हमको मजबूर कर दिया है कि हम नहीं खरीद सकते, अब कहाँ से हम इतना पैसा लेके आए लाइसेंस बनवाएं। तो इसलिए कानून वगैरह जो होते हैं ना, इंसान को गुलाम बना देते हैं। कानून नहीं रहता, हम आराम से खरीद लेते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाती। तो ये क्या हुआ, रूसो ने थोड़ा आज़ादी की बात कर दी, लेकिन
थॉमस हॉब्स ने इसके उल्टे बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, एक सरकार होनी चाहिए, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी और वही सारी चीज़ों को बैलेंस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा कि अ किंग हु सप्रेसेस रिबेलियन इज़ जस्टिफाइड बिकॉज एनी रिबेलियन लीड्स टू chaos। एक राजा अगर विद्रोह को दबाता है, किसी भी तरीके से दबाए, चाहे वो पुलिस का इस्तेमाल करके दबाए, लाठी का इस्तेमाल करके दबाए, अगर वो विद्रोह को दबा रहा है, आम लोगों के विद्रोह को, तो ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि विद्रोह करना समाज को बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इन्होंने क्या बोला, एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए, एक ऐसा देश जहाँ पे एक ऐसी पावर हो जिसको कोई चैलेंज करने वाला मौजूद ना हो, और ऐसी पावर अगर रहेगी तभी देश या वो जगह तरक्की करेगी। और दूसरी चीज़ क्या बोली कि कानून व्यवस्था ज़रूरी है, क्योंकि कानून नहीं रहेगा तो जो डिज़ायर की चाह है, जो ज़िंदगी में खुशी के पीछे भागना है, जो कि इंसान का नेचर भी है कि हाँ वो भागेगा अपनी इच्छा के पीछे, तो वो अननेसेसरी कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बोल दिया कि हाँ कानून व्यवस्था भी ज़रूरी है, कानून बनने चाहिए। और तीसरी चीज़ कि जो शासक होगा वो हर चीज़ से ऊपर होगा, उसका शब्द ही उसका शासन होगा, उसने जो बोल दिया वही चीज़ फाइनल है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए कंपैरिजन है, अलग अलग जो है फिलोसफर थे, जैसे कि हॉब का भी आपने पढ़ा। हॉब के अकॉर्डिंग जैसे कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी हालत ख़राब हो सकती है क्योंकि सब अपनी इच्छा के पीछे भाग रहे हैं, तो हर इंसान अपनी अपनी आज़ादी, अपने अपने अधिकार सरकार को सौंप देगा और फिर सरकार मोनार्की की तरह राजतंत्र कर अपना शासन करेगी। जॉन लॉक को तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और रूसो का भी जैसे हम बता दिए, रूसो ने आज़ादी की बात की कि इंसान नेचुरली आज़ाद है, उसको आज़ादी पसंद है, इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, लिबरलिज़म होना चाहिए, लेकिन हम लोग कानून बना देते हैं और कानून की वजह से इंसान अपनी इच्छाओं को उसी के हिसाब से लेकर चलने के लिए मजबूर हो जाता है। तो सरकार भी ऐसी चुननी चाहिए जो हमारी इच्छाओं के हिसाब से काम करे, और अगर हमारी इच्छा के हिसाब से काम ना करे तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसलिए इन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थन किया। ठीक है, अब जैसे भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में है ना, हम लोग चुन रहे हैं एक नेता को, और वो नेता हमारे बिहाफ पे बात रखेगा संसद में, और वो बात रखेगा भी कि नहीं रखेगा, या रखेगा तो फिर सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, सुनी गई भी तो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब तो उन्हीं लोगों पे डिपेंड कर रहा है ना। हमने तो भरोसा करके अपना वोट दे दिया कि हाँ चलिए आप दलाल बन जाइए, हमारा काम करवाते रहिएगा। ये क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जनता डायरेक्ट डिस्कशन करेगी और अपनी पॉलिसीज़ बताएगी, और वो पॉलिसीज़ बनेंगी, जिसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अगर जनता की मान लीजिए सीधी भागीदारी है, तो ऐसा देश क्या है, जनता की आज़ादी को तरजीह देगा, उसकी इच्छाओं को तरजीह देगा। तो जो सरकार बनेगी वो भी क्या करेगी, जनता की इच्छाओं को पूरा करेगी। तो इस तरीके से इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस दिखाई देगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए थोड़ा सा एक और ये देख लेते हैं, उसके बाद अगर इसकी अच्छाई और बुराई की थोड़ा सा बात की जाए, तो इसकी अच्छाई के हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिकल वे में तो ये ठीक ठाक लगता है कि हाँ, एक बिना कानून के समाज चलेगा नहीं, बिना रूल रेगुलेशन के समाज चलेगा नहीं, इसलिए कानून व्यवस्था ज़रूरी है, वास्तविक है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंसान की इच्छाएँ अनगिनत हैं। इंसान की इच्छाएँ जो है कभी रुकने वाली नहीं हैं, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा आती रहती है, और ऐसे ही इच्छाएँ आती रहेंगी तो इंसान जो है कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रीड कभी पूरा नहीं होता, लालच कभी पूरा नहीं होता। तो ये सब मजबूती है इस थियोरी की कि ये सब चीज़ें अगर अप्लाई होंगी तो समाज कहीं ना कहीं बेहतर होगा। लेकिन इसकी कमज़ोरियाँ भी कुछ हैं। कमज़ोरियाँ ये हैं कि आप सोच ही क्यों रहे हैं कि हर इंसान अपनी इच्छा में इतना पागल हो जाएगा कि समाज रहने लायक नहीं बचेगा। ये क्या है, पेसिमिज़म है ना, निराशावाद बहुत ज़्यादा है। हम सोच रहे हैं कि नहीं, वो इंसान समझेगा नहीं, अपनी इच्छा में पागल हो जाएगा, संघर्ष पैदा होगा। ये सब चीज़ें इसकी वीकनेस में गिनी जाती हैं। इसके अलावा थॉमस हॉब ने क्या बोला कि एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए, यानी कि जो शासन करेगा या जो शासक होगा उसकी पावर असीमित है, वो जो बोलेगा वही फाइनल है। तो एक तरीके से वो तानाशाह बन जाएगा, और तानाशाह अगर आप इतिहास देखें तो जहाँ भी तानाशाह रहे हैं वहाँ के लोगों की हालत कभी नहीं सही रही। आप हिटलर को देखिए, मुसोलिनी को देखिए, आप जो है कोरिया में इस टाइम चले जाइए,
सब डिक्टेटरशिप है ना। भारत में भी कुछ टाइम पहले तक ये सारी चीज़ें थी कि जो है डिक्टेटरशिप आ गई है, वैसे सरकार फैसले ले रही है, आम लोगों का नहीं सोच रही है, आम लोगों की इच्छाएं उसमें भाड़ में भेज दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक क्रिटिसिज्म या आलोचना के तौर पे देखी जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को?